गरीब माँ की दो बेटियां। रूपा और सीमा दो बहनें थी। सीमा 12 साल की थी और रूपा 10 साल की थी। दोनों बच्चियों के माता पिता नहीं थे। वो दोनों अनाथ और अपने चाचा चाची के साथ रहते थे। अरे तू यहाँ बैठकर टीवी देख रही है? जा जल्दी से छत पर से कपड़े उतार कर ला, बाहर बारिश आने वाली है। रूपा बाहर जाती है तो तेज बिजली कड़क रही थी। रूपा अपने कान बंद करके वहीं रुक जाती है। तभी बाहर तेज बारिश शुरू हो गई थी। अब तो बारिश शुरू हो गई है, क्या करूं? अगर कपड़े नहीं उतारे तो चाची बहुत मारेगी। माँ मुझे बहुत भूख लगी है। अरे ये सीमा ना जाने कहाँ मर गई, कब से उसे समोसे लाने के लिए भेजा है। माँ बाहर बहुत तेज बारिश हो रही है, शायद वो वहीं रुक गई होगी। अरे बारिश ही तो है बेटा, कौन सा उसने पानी में धुल जाना था। मेरे बेटे को भूख लगी है, आने दे इसको आज। आशा दरवाजे पर देखती है तो रूपा अभी भी वहीं खड़ी थी। अरे तू अभी तक यहीं खड़ी है? अरे सारे कपड़े गीले हो गए होंगे। आशा की आवाज सुनते ही रूपा बारिश में ही छत पर भाग जाती है और कपड़े उतार कर नीचे लाती है। तभी सीमा भी बारिश में भीगते हुए वहां पहुंचती है। अरे रूपा, तू तो पूरी तरह से भीग गई है। ला इधर कपड़े दे मेरे पास और ये समोसे चाची को पकड़ा दे। सीमा गीले कपड़े रूपा से लेकर एक कुर्सी पर रख देती है और रूपा समोसे अपनी चाची को देती है। अरे तुम दोनों यहाँ क्या कर रही हो? देखो तो सारे कपड़े गीले कर दिए। और तू कहाँ मर गई थी, अभी समोसे लेकर आ रही है? तुम दोनों को ना एक भी काम करने के लिए बोलो तो एक काम ठीक से नहीं करती हो, किसी काम की नहीं हो तुम दोनों। आशा अपने बेटे अजय को समोसा देती है। समोसा देखकर रूपा का भी मन करता है कि वो समोसा खाए और वो ललचाई आंखों से अजय को समोसा खाते हुए देख रही थी। चाची, मुझे भी समोसा खाना है। अच्छा जी, समोसा खाना है तुझे? आ आ इधर आ, अभी तुझे समोसा देती हूँ। रूपा जैसे ही समोसा लेने के लिए आगे आशा के पास बढ़ती है तो आशा उसे जोरदार चांटा जड़ देती है। रूपा की आवाज सुनकर सीमा वहां आती है। क्या हुआ रूपा, क्यों रो रही हो? दीदी, चाची ने मुझे चाटा मारा। चाची जी, आपने रूपा को क्यों मारा? एक तो तुम दोनों कोई काम ठीक से नहीं करती हो, ऊपर से तुम मुझसे ही जुबान लड़ाती हो। आज तुम दोनों को ना ही खाना मिलेगा। और सुनो, तुम इस घर के अंदर से ना बाहर निकलो। चलो दोनों के दोनों अभी बाहर निकलो। और आशा सीमा और रूपा को बाल पकड़कर घर से बाहर निकाल देती है। वो पहले ही बारिश में पूरी तरह से भीगी हुई थी और वो ठंड से कांप रही थी। चाची जी, आप ऐसा मत करो ना, हमें अंदर ही रहने दो। लेकिन आशा उनकी एक नहीं सुनती और वो दरवाजा बंद कर लेती है। दीदी, चाची हमारे साथ ऐसा क्यों करती है? मैंने तो एक समोसा ही मांगा था। रूपा, तुम्हें समोसा खाना था तो मुझे बोलती ना, मैं तुम्हारे लिए समोसा बना देती। तुम्हें याद है जब पिताजी होटल चलाते थे तो मैंने कितनी बार पिताजी के साथ समोसा बनवाया है। अब जब भी तुम्हें समोसा खाना हो ना तो तुम मुझे बताना, मैं तुम्हें अपने हाथ से समोसा बनाकर खिलाऊंगी। सीमा और रूपा के पिताजी का अपना होटल था। रूपा तब 2 साल की थी जब उसकी माँ की मौत हो गई थी। कैसे भी करके उसके पिता ने अपनी दोनों बेटियों को पाला, लेकिन कुछ साल के बाद उसके पिता की भी मृत्यु हो गई थी। उनकी मौत के बाद घर और होटल उसके चाचा ने संभाल लिया था और दोनों बच्चियों से आशा घर का सारा काम करवाती थी और उन्हें खाना भी नहीं देती थी। इधर दोनों बच्चियां बारिश में खड़ी भीग रही थी। कुछ देर के बाद अशोक होटल से घर आता है। अरे तुम दोनों यहाँ बारिश में क्यों खड़ी हो? चाचा जी, वो रूपा ने चाची जी से समोसा मांगा तो उन्होंने इसे चाटा मारा और हमें बारिश में खड़ा कर दिया। अरे तुम दोनों घर के अंदर चलो। नहीं चाचा जी, चाची हमें मारेगी। तभी आशा चिल्लाती हुई बाहर आती है। हाँ हाँ, देखो तो जरा कैसे अपने चाचा को मेरे खिलाफ भड़का रही हो। अरे तुम्हारा दिमाग खराब हो गया है क्या? बच्चों को बाहर क्यों खड़ा किया हुआ है? देखो कैसे ठंड से कांप रही हैं। अरे आप तो ना बस रहने दो, जब देखो उनकी तरफदारी करते रहते हो। मैंने बोल दिया है जी, अगर आज ये दोनों घर के अंदर आएंगी ना तो मैं अपने बेटे को लेकर अपने मायके चली जाऊंगी।
अरे मैं तो इसलिए बोल रहा था कि अगर ये दोनों बीमार हो जाएंगी तो अरे नुकसान तो हमारा ही होगा ना। इनका इलाज भी हमें करवाना पड़ेगा और ऊपर से तुम्हें घर का सारा काम करना पड़ेगा। अच्छा ठीक है, तो बुला लीजिए, लेकिन सुनो, अभी नहीं, 1 घंटे के बाद बुलाना। 1 घंटे के बाद? अजय बेटा, उन दोनों मनहूसों को बोल दे कि घर के अंदर आ जाएं और सारे बर्तन साफ कर लें। अरे सुनो, माँ ने बोला है अंदर जाओ और बर्तन साफ करो। दोनों बच्चियां ठंड से कांपती हुई अंदर आती हैं और सीमा अंदर जाकर बर्तन साफ करने लगती है। एक दिन आशा किसी से फोन पर बात कर रही थी। अरे हाँ हाँ, दोनों घर का सारा काम कर लेती हैं, तुम बस पूरे पैसे लेकर आना। आशा की बात सीमा सुन लेती है, लेकिन वो कुछ समझ नहीं पाती कि उसकी चाची किससे बात कर रही थी। अगले दिन, सुनो, तुम दोनों जल्दी से तैयार हो जाओ, आज बाजार से नए कपड़े लेने जाना है हमें। क्या नए कपड़े? दोनों बच्चियां तैयार हो जाती हैं और वो बाजार पहुंच जाते हैं। आशा ने उन दोनों को दुकान पर बैठने के लिए बोला। सुनो, तुम दोनों यहीं बैठो, मैं तुम्हारे लिए कुछ खाने के लिए लेकर आती हूँ। कुछ देर के बाद एक लंबा चौड़ा सा आदमी वहाँ आता है। अरे सुनो, तुम दोनों सीमा और रूपा हो ना? तुम्हारी चाची का एक्सीडेंट हो गया है और उन्हें अस्पताल लेकर गए हैं। तुम दोनों मेरे साथ चलो, मैं तुम्हें तुम्हारे घर छोड़कर आता हूँ। वो आदमी उन्हें लेकर चल पड़ता है। आप हमें कहाँ लेकर जा रहे हो? ये तो दूसरा रास्ता है, ये हमारे घर का रास्ता नहीं है। अरे हम यहाँ से जल्दी पहुँच जाएंगे। हम दोनों चले जाएंगे, हमें रास्ता पता है, आप यहाँ से जाओ। अरे चुपचाप मेरे साथ चलो, नहीं तो एक थप्पड़ लगाऊंगा। सीमा समझ गई थी कि कुछ तो गड़बड़ है। तभी सीमा उस आदमी को जोर से धक्का मारती है और आदमी जमीन पर गिर जाता है। रूपा, रूपा जल्दी भागो यहाँ से। दोनों बहनें वहाँ से भाग जाती हैं। आदमी उठकर उन दोनों को ढूंढता है, लेकिन वो उसे कहीं नहीं मिलती। वो दोनों भागते हुए कैसे भी करके अपने घर पहुँच जाती हैं। तभी वो देखते हैं कि आशा किसी पर फोन पर चिल्ला रही है। अरे वो दोनों अगर घर वापस आई ना तो देखना तुम, वो दोनों घर वापस नहीं आनी चाहिए, समझे तुम? अभी जल्दी जाओ और उनको ढूंढो, ज्यादा दूर नहीं गई होंगी वो दोनों। पूजा अपनी चाची की बातें सुनकर सब समझ जाती है और वो अपनी बहन को अपने साथ लेकर भाग जाती है। पूजा के पास कुछ पैसे थे तो वो एक बस में बैठ जाते हैं और दूसरे शहर पहुंच जाते हैं। दीदी, दीदी मुझे बहुत भूख लगी है। भूख तो मुझे भी लगी है, लेकिन मेरे पास पैसे नहीं है। तभी एक औरत अपना ठेला लेकर वहाँ से गुजर रही थी। दोनों बच्चियाँ उस औरत को देख रही थी। बेटा, तुम दोनों यहाँ अकेली बैठी हो, तुम्हारे घर वाले कहाँ हैं? अरे रोना बंद करो, तुम लोग मैगी खाओगे? मैं ना मैगी बेचती हूँ। वो औरत उन दोनों बच्चियों को मैगी बनाकर देती है और वो दोनों खुशी खुशी मैगी खाती हैं। उसके बाद वो औरत पूछती है तो सीमा उसको सारी बात बताती है। तुम्हारी चाची तो बहुत बुरी है। बच्चों, तुम चिंता मत करो, अब से तुम मेरे साथ रह सकती हो। मैं यहीं पास में अकेली रहती हूँ, अगर तुम दोनों मेरे साथ रहोगी तो मुझे भी सहारा मिल जाएगा। उसके बाद वो औरत उन्हें अपने घर ले जाती है और वो उसे प्यार से मौसी बुलाने लगते हैं। जानवी उन बच्चियों के साथ बहुत खुश थी, क्योंकि उसके पति के जाने के बाद उसके ससुराल वालों ने उसे मनहूस कहकर घर से निकाल दिया था। तब से वो अकेली ही मेहनत कर कर अपना जीवन जी रही थी। कुछ दिनों के बाद वो दोनों का दाखिला पास के स्कूल में करवा देती है। अब रूपा और सीमा सुबह स्कूल जाती और शाम को अपनी मौसी जानवी के साथ मैगी बेचने जाती। दोनों बच्चियां पढ़ने में बहुत होशियार थी। हर बार वो अपनी कक्षा में अव्वल आती थी और मेहनत करते करते दोनों अफसर बन गई थी। मौसी जी, अगर आप नहीं होते तो न जाने हमारा क्या होता। अरे बेटा, ये सब तो मैं सोचती हूँ कि अगर तुम दोनों मेरे जीवन में नहीं आती तो न जाने मेरा क्या होता। तुम दोनों अपनी मेहनत से यहाँ तक पहुँची हो, भगवान तुम्हें हमेशा खुश रखे मेरी बच्चियों। सीमा और रूपा अपनी मौसी को अपने गले लगाते हैं और वो दोनों बहुत खुश थे। दूसरी तरफ आशा का बेटा अजय बड़ा होकर नशा करने लगा था और नशे की लत में उसने अपना घर बार सब बेच दिया और आशा और अशोक को घर से निकाल दिया। हे भगवान, ये सब क्या हो रहा है? हमारे साथ हमारे बेटे ने कितना बुरा किया है। देखो तो सब कुछ बर्बाद कर दिया। अरे आखिर तो हमें कौन सी सजा दे रहा है? अरे भूल गई तुमने उन बच्चियों के साथ कितना बुरा किया था। ये सब उसी का नतीजा है।
ठंड में गरीब के घर आए अमीर मेहमान। रीमा और गोपाल सुजानपुर गांव में रहते थे, जहां गोपाल गांव में ही मेहनत मजदूरी का काम करता था और उसी से उनका घर चलता था। सर्दियों का समय था और गांव में बहुत ठंड पड़ रही थी, जिसकी वजह से लोग घरों से बाहर कम ही निकलते थे। ज्यादा ठंड होने की वजह से गोपाल को भी कोई काम नहीं मिल रहा था, जिससे उनके घर में पैसों की तंगी आ गई थी। सुनो जी, घर में ना अनाज का एक भी दाना नहीं है और मैंने जो पैसे जमा कर रखे थे अब तो वो भी खत्म हो गए हैं। आप कहीं से कुछ पैसों का इंतजाम करो ना, ताकि घर में कुछ राशन आ सके। तुम तो जानती ही हो रीमा, बाहर कितनी ठंड पड़ रही है। ऐसी ठंड में पूरे गांव में कोई काम नहीं है। ऐसे में मैं पैसे कहाँ से लाऊं? बिना काम के कोई उधार पैसे देने को राजी नहीं होता है। तो फिर अब क्या होगा जी? घर में चूल्हा कैसे चलेगा? पता नहीं भगवान हमारी कौन सी परीक्षा ले रहे हैं। तुम चिंता मत करो रीमा, मैं गांव में जाकर देखता हूँ, क्या पता कोई काम मिल जाए। ठीक है जी, लेकिन अपना ध्यान रखना, बाहर बहुत ठंड है। गोपाल घर से बाहर निकलकर देखता है तो चारों तरफ धुंध पड़ी थी और ठंड से हाथ पैर भी जम रहे थे। तभी अचानक एक बड़ी सी कार घर के सामने आकर रुकती है। ये कौन आ गया? तभी गाड़ी से गोपाल की बुआ की लड़की अनु और उसका पति धीरज नीचे उतरते हैं और साथ में अनु के सास ससुर भी थे। नमस्ते गोपाल भैया, कैसे हो आप? अरे अनु, तू यहाँ हमारे घर? क्यों, नहीं आ सकती क्या? अरे बिल्कुल आ सकती है, लेकिन ऐसे अचानक? नमस्ते भैया, वो हम हिमाचल घूमने आए थे, लेकिन रास्ते में बर्फ और धुंध इतनी पड़ी थी जिसकी वजह से हाईवे पर एक्सीडेंट हो गया है और रोड भी बंद कर दिया है। वो ठंड में माँ जी की तबीयत कुछ खराब है, तो अनु ने बोला कि हम आज के दिन आपके पास रुक जाते हैं। हाँ हाँ, क्यों नहीं, अंदर चलो। आप लोग चाहो तो यहाँ रुक सकते हो, ये भी आपका ही घर है। सब गोपाल के घर में आते हैं और अंदर रीमा से मिलते हैं। देखो धीरज जी, मैंने कहा था ना, गोपाल भैया और भाभी हमारे यहाँ आने से बहुत खुश होंगे, उन्हें कोई आपत्ति नहीं होगी। आप बैठो और बातें करो, मैं अभी आती हूँ। रीमा जल्दी से अपनी पड़ोसन गायत्री के पास जाती है। गायत्री भाभी, मुझे थोड़ा दूध और चीनी चाहिए, वो घर में अचानक मेहमान आ गए हैं। गायत्री थोड़ा दूध और चीनी रीमा को देती है। रीमा जल्दी से घर जाकर उन सबके लिए चाय बनाती है। सुनो जी, आप जल्दी से जाकर ना जमींदार से कुछ पैसे और राशन ले आओ। अच्छा ठीक है, मैं अभी जाता हूँ। गोपाल जमींदार के पास जाता है और उससे कुछ पैसे मांगता है। जमींदार जी, मुझे कुछ पैसे चाहिए। हाँ हाँ, पैसे तो तू ले जा, लेकिन बाद में पैसे ब्याज समेत लूंगा। जी जमींदार जी, मैं आपको सूद समेत सारे पैसे लौटा दूंगा। गोपाल पैसे ले जाकर राशन खरीद कर घर आता है और रीमा को देता है। उसके बाद रीमा खाना बनाती है और सबको खाना खिलाती है। अरे आप भी तो हमारे साथ खाना खाइए ना। नहीं नहीं, हमें भूख नहीं है, हमने तो आपके आने से पहले ही खाना खाया था। रीमा गोपाल के लिए खाना डालकर लाती है। ले लीजिए ना, आप भी खाना खा लीजिए। अरे नहीं रीमा, मुझे बिल्कुल भूख नहीं है। रीमा मेहमानों को पेट भरकर खाना खिलाती है और वो दोनों खुद भूखे रहते हैं, ताकि राशन कुछ दिन और चल सके। वाह भाभी, आपने तो खाना बहुत ही टेस्टी बनाया है, मजा आ गया। भाभी, माँ जी और पापा को ना बहुत ठंड लग रही है, आप उनके लिए हीटर चला दोगी? माफ करना अनु, हमारे घर पर हीटर नहीं है। मैं ऐसा करती हूँ, आग जला देती हूँ। हाँ हाँ भाभी, ये भी ठीक रहेगा, आप आग जला दीजिए। रीमा आग जलाती है और अनु के सास ससुर आग सेकते हैं। वाह, इस ठंड में आग कितनी अच्छी लग रही है, नहीं तो मेरा तो पूरा शरीर अकड़ रहा था। हाँ मौसी जी, गांव में ठंड के समय ये आग ही तो है जो हमें बचा कर रखती है, वरना तो हाथ पैर जमी जाते हैं। सब लोग आग के पास बैठकर बातें कर रहे थे। तभी बाहर से बादल गरजने की आवाजें आने लगती हैं और बाहर तेज बारिश शुरू हो जाती है। लगता है बाहर तेज बारिश शुरू हो गई है। हाँ हाँ, यहाँ बारिश का ऐसा ही है, अब ठंड तो और भी ज्यादा बढ़ जाएगी। सब ऐसे ही बातें कर रहे थे और शाम हो गई। रीमा सबके लिए रात का खाना बनाती है।
रात को सब लोग मिलकर खाना खाते हैं। रीमा भाभी, आप मम्मी जी और पापा जी के लिए बिस्तर लगा दीजिए, वो आराम कर लेंगे। हाँ हाँ, मैं अभी लगा देती हूँ। रीमा के पास एक नई रजाई थी जो उसने कुछ पैसे जमा कर कर ली थी। अनु के सास ससुर के लिए वो उसी को दे देती है। मौसी जी, मौसा जी, मैंने आपका बिस्तर लगा दिया है, आप इस रजाई में आराम कीजिए। बेटा, हमें सोते समय आधा आधा कप चाय पीने की आदत है, थोड़ी चाय मिल सकती है क्या? हाँ हाँ मौसी जी, मैं अभी बना देती हूँ। रीमा अपने आप से, हे भगवान, दूध और चीनी तो खत्म हो गया। दोपहर में तो गायत्री बहन जी से दूध और चीनी जो लाई थी वो तो मैंने सारा ही इस्तेमाल कर लिया था। रीमा गोपाल को सारी बात बताती है। तुम चिंता मत करो, मैं अभी दुकान से दूध और चीनी ला कर देता हूँ। लेकिन बाहर तो बारिश लगी है ना जी। अरे कोई बात नहीं, मैं अभी आता हूँ। गोपाल बारिश में भीगता हुआ दुकान से चाय और दूध लाता है और रीमा को देता है। रीमा उससे चाय बनाती है और अनु के सास ससुर को देती है। उसके बाद सब सो जाते हैं। रीमा और गोपाल अनु और धीरज को अपने बिस्तर पर सुला देते हैं और खुद दोनों जमीन पर पुराने कंबल में सो जाते हैं। सुबह सुबह रीमा उठती है और अच्छा सा खाना बनाती है। तभी वहां से जमींदार और उसके आदमी जा रहे थे। अरे, ये तो गोपाल का घर है ना? इसके घर के बाहर इतनी बड़ी गाड़ी किसकी खड़ी है? जमींदार जी, लगता है कोई मोटी पार्टी इसके घर आई है। अच्छा, तभी ये कल मुझसे पैसे लेकर गया था। बाहर तो बुला जरा इसको, मैं अभी तो देखूं क्या खिचड़ी पका रहा है। गोपाल, ओ गोपाल, जमींदार जी तुम्हें बुला रहे हैं। क्या? जमींदार जी हमारे घर? गोपाल जमींदार के सामने हाथ जोड़कर खड़ा हो जाता है। जी जमींदार जी, कहिए आपका यहाँ कैसे आना हुआ? क्यों बे, कल तो तू मुझसे पैसे लेकर गया था, चल अब लौटा दे। जमींदार जी, अभी तो मेरे पास पैसे नहीं है, मैं जल्द ही आपके सारे पैसे लौटा दूंगा। अच्छा, तो ये गाड़ी किसकी है? उसको बुला, वो दे देगा। उनकी बातें सुनकर रीमा भी बाहर आ जाती है। ऐसा मत करो जमींदार जी, वो हमारे मेहमान हैं, उनके सामने ये तमाशा मत करो। अच्छा, मैं तमाशा कर रहा हूँ? अरे तमाशा तो तू कर रहा है। घर में तो तू बड़े बड़े लोगों को बुलाता है और मुझसे पैसे मांगता है। जमींदार जी, आप धीरे बोलिए, अंदर मेहमान आए हैं, वो क्या सोचेंगे? अरे जो मर्जी सोचे, हमें उससे क्या। चल, मेरे पैसे इधर दे। देखिए जमींदार जी, हम आपके पैसे जल्द ही लौटा देंगे। अरे, ये लोग ऐसे नहीं मानेंगे। चलो, इनका सामान उठाकर बाहर फेंको। तभी अनु और उसका पति धीरज भी बाहर आते हैं और उनकी सारी बातें सुन लेते हैं। रुको, सामान को हाथ मत लगाना। कितने पैसे हैं तुम्हारे? 5,000 रुपए हैं पूरे। ये लो पूरे 5,000, और आज के बाद यहाँ दिखना भी नहीं, समझे? जमींदार पैसे लेकर वहाँ से चला जाता है। क्या है गोपाल भैया, ये कैसा लालची आदमी था? ऐसे लोगों से आपने पैसे लिए ही क्यों? क्या बताऊं धीरज, ये जमींदार है ही ऐसा। कल मजबूरी में मुझे इससे पैसे लेने पड़े, और देखो आज पैसे लेने भी आ गया। इस समय गांव में मजदूरी का काम नहीं होता, तो मैंने इससे कुछ पैसे उधार लिए थे, सोचा था कुछ समय में लौटा दूंगा। भैया, ऐसा कुछ था तो आपने हमसे क्यों नहीं बोला? क्या मैं आपकी बहन नहीं हूँ? दीदी, आप पहली बार हमारे घर आए हो, ऐसे में हम आपसे अपनी परेशानी कैसे कहते? और ये सब बताकर हम आपको परेशान नहीं करना चाहते थे। दरअसल इनकी इस समय नौकरी नहीं है। इतनी ठंड में कभी कभार मजदूरी का काम मिलता है तो कभी नहीं, इसलिए हमें बुरे दिन काटने पड़ रहे हैं। लेकिन अब और नहीं रीमा भाभी, शहर में हमारी बहुत बड़ी फैक्ट्री है, हम बाकी लोगों को काम देते हैं तो क्या अपनों को नहीं दे सकते? अब से आप शहर में मेरी फैक्ट्री में काम करिए, महीने के 25,000 तनख्वाह दूंगा। बोलो, मंजूर है? ये सुनकर रीमा और गोपाल की आंखों में आंसू आ जाते हैं। अनु ने रीमा को गले से लगा लिया। अब सब ठीक हो जाएगा भाभी, आप बिल्कुल परेशान मत होइए। अगले दिन धीरज और उसका परिवार गोपाल को अपने साथ शहर ले गए और वहां उसे अपनी फैक्ट्री में काम दे दिया।
गोपाल ने मन लगाकर काम किया और धीरज के काम को आगे बढ़ाने में उसकी मदद की। कुछ समय के बाद धीरज ने गोपाल के गांव में भी एक फैक्ट्री खोली, जिसका मैनेजर गोपाल को बना दिया। अब गोपाल अपने गांव में रीमा के साथ रहता और धीरज की फैक्ट्री को संभालता। गोपाल भी अब अच्छे पैसे कमाने लगा था। कुछ समय के बाद गोपाल ने भी अपना गांव में एक बड़ा सा पक्का घर बनवा लिया। अब उनकी जिंदगी के सारे दुख दूर हो गए थे और वो खुशी खुशी रहने लगे थे।